साथियों को मेरा जोहार, पुरखों को नमन, भाई जगदीश पांडोर को श्रद्धांजलि। साथियों, जिस दिन ये वाकया हुआ, हम 5-6 लोग थे, कांति दादा और 4 लोग और थे जिन्होंने जगदीश भाई के साथ में लास्ट डिनर किया था। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने खाना खाया था, दिल्ली में मैं ही था और हम सब लोग बैठ करके खाना खा रहे थे रात के टाइम पर, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और खाना खा करके हम लोग सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। आपने वो फोटो देखी होंगी, 5-6 लोग जिस फोटो में थे उनमें एक मैं भी था। और उसके बाद अचानक सुबह कॉल आता है कि इस तरीके से एक दुखद घटना हमारे साथ हुई है। और तब से मेरे जहन में एक चीज गूंज रही थी, जो उस शाम हम लोगों ने बैठ करके एक चर्चा की थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे उस खाना खाने से पहले कांति दादा, जगदीश भाई, मैं, प्रोफेसर साहब और भी कई लोग, वो 5-6 लोग बैठ करके एक चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा आप सबके बारे में थी। उस चर्चे में दादा का ख्याल था, जगदीश भाई, सब लोग एक चीज को लेकर के परेशान थे कि कैसे हम अपने लोगों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित कराएं, उन्हें कैसे दिलाएं, कैसे हम अपने पुरखों के जो अधिकार है, हमारी जो जमीन है, उनको बचाएं, कैसे उस सपने को पूरा करें जो हमारे पुरखों ने भील प्रदेश के नाम से देखा था। और बहुत लंबी चर्चा के बाद एक प्लान बना था कि हम ऐसे ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और तब जाकर के हमारे पुरखों का जो भील प्रदेश का सपना है, जो अभी बात हो रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, टीएसी का अध्यक्ष आदिवासी होगा, यहाँ पर थानेदार और एसडीएम हम लोग नियुक्त करेंगे, उस सपने के लेकर के बातें बड़ी लंबी हुई थी। इसीलिए जब हम लोग यहां जगदीश भाई को देख रहे हैं तो ये याद करने की जरूरत है कि जगदीश भाई कोई एक व्यक्ति नहीं है, हमारे पुरखों का वो सपना है जिसे हम भील प्रदेश कहते हैं। और उसकी कड़ी में पहली कुर्बानी हमारी तरफ से दादा जगदीश पांडोर ने दी है। हमें इस सपने को पूरा करना है, हमें दादा जगदीश पांडेर को जिंदा रखना है। हम सबके भीतर दादा जगदीश पांडोर जिंदा होना चाहिए। यह हम सब लोग प्रण लें कि किस तरीके से वो सपना पूरा होगा। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर भंवर दादा ने एक बात कही थी जमीन के मसले पर, कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, ये इलाका शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है। लेकिन साथियों, आपके ऊपर एक बड़ा हमला अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में इस देश की संसद बैठने वाली है और उस संसद के भीतर एक एक्ट लाया जा रहा है और उस एक्ट का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वन संरक्षण अधिनियम 2023। और उसके तहत जो बात कही जा रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। वो बिल कहता है कि इस देश में चाहे वो शेड्यूल एरिया हो, चाहे सिविल एरिया हो, कोई सा भी हिस्सा हो, जहां से भी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, जो सड़क गुजरेंगी, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं, उसके आसपास का इलाका, चाहे वो जंगल का इलाका हो, चाहे शेड्यूल एरिया का इलाका हो, उसे संविधान की 5वीं अनुसूची में भी नहीं बचा के रखा जा सकता है। उसे सरकार जब चाहे तब अपने इस्तेमाल में सिर्फ एक नोटिस निकाल करके ले सकती है। यह हमला अगले कुछ महीनों में आपके ऊपर होने जा रहा है। सिर्फ सड़क का मामला नहीं है, अगर उस इलाके से कोई रेल गुजरती है तो रेल के दोनों तरफ का जो हिस्सा होगा पटरियों के, उस हिस्से का भी कई किलोमीटर का हिस्सा, उसे भी आप शेड्यूल एरिया में नहीं रख सकते हैं, उसे भी आप जंगल की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं। उसे भी कभी भी इस देश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या कोई भी अथॉरिटी जिसे वो ठीक समझे, वो उस जमीन को छीन सकती है। तीसरी बात जो इस बिल में कही गई है, सरकार इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल के नाम पर जंगल को बढ़ावा देने के लिए, सो कॉल्ड जंगल को बढ़ावा देने के लिए, कि हम जंगल को और बढ़ाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, उसके नाम पर वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अगर हमें
जरूरत पड़ी कि यहाँ पर पर्यटन को भी विकसित करना है, और पर्यटन को विकसित करने के लिए कोई पार्क बनाना पड़ा, चाहे वो शेड्यूल एरिया का इलाका हो, चाहे कोई नॉन शेड्यूल एरिया का इलाका हो, सिविल इलाका हो, वहां पर भी किसी भी तरीके से वो जमीन को ले सकती है। हम संविधान की अनुसूची 5 के तहत भी उसे नहीं बचा सकते हैं। इसलिए इस खतरे को हमें समझने की जरूरत है साथियों। एक दूसरा बिल जो कि पास हो चुका है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की बात कही गई है, और उसमें कहा गया, उस बिल का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पिछले साल पास हुआ, इस देश की संसद ने किया। उसमें कहा गया कि हम वन्य जीवों को बचाने के नाम पर, जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर, वो किसी भी आदिवासी गांव को या किसी भी बस्ती को, किसी भी पाल को वहां से बेदखल कर सकती है। और उन्होंने कुछ जगहों को चिन्हित किया है कि इस देश भर में लगभग 18 चीतों को बचाने के लिए 18 पार्क वो देश के भीतर बनाने जा रही है। उनमें से सबसे ज्यादा पार्क शेड्यूल एरिया के भीतर बनने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश के भीतर कूनो में जिस तरीके से 21 आदिवासी गांव उजाड़े गए थे, इसी तरीके से देश के 18 इलाकों में जो है चीतों को बचाने के नाम पर वो लोग जो है अब आदिवासियों को उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और वो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। इसलिए उस खतरे को भी समझने की जरूरत है साथियों। तीसरी बात, जो जमीन का मसला अभी चल रहा है, उसमें भी लगातार क्या हो रहा है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के भीतर हसदेव में एक आदिवासी वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके जंगलों को बचाने के लिए। लगभग 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल है, सलूम्बर के बराबर तो होगा ही, उससे ज्यादा ही बड़ा है, पूरे शहर के से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। और वहां पर आदिवासियों को डिस्प्लेस करने का सिलसिला पिछले 1 दशक से चल रहा है। वहां पर फर्जी ग्राम सभा, यहां लिखा गया है ना, पहला ही पॉइंट जो लिखा गया है कि सबसे ऊंची विधानसभा, ग्राम सभा, वहां उन्होंने क्या किया, जो लोग कई साल पहले मर गए उनके भी फर्जी साइन बना बना करके, उनकी जमीनों को ग्राम सभा के फर्जी पट्टे बना बना करके ग्राम सभा की अनुमति के नाम पर उन्होंने सरकारों में सबमिट कर दिया और आदिवासियों को वहां से बेदखल कर दिया। इसी तरीके से ये काम इन इलाकों में भी चल रहा है। आप जगह जगह देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्राम सभाओं की जो पावर थी उसको खत्म किया गया। हमें एक चीज और याद रखने की जरूरत है साथियों, एक मांग यहां से उठाने की जरूरत है। ये तमाम तरीके के बिल जो आ रहे हैं, उन बिलों में 2 चीज बहुत जरूरी है। एक कि शेड्यूल एरिया का जो मामला है, अभी तक होता था कि पूरा के पूरे इलाके को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता था। यहां से, इस मंच से हमें एक मांग शुरू करनी है। वो मांग ये होगी कि जिस गांव में, जिस ढाणी में 50% या उससे अधिक आदिवासी रहते हैं, उस गांव को, उस पंचायत को ही जो है शेड्यूल एरिया आप डिक्लेयर कीजिए। अगर हम इस तरीके की मांग नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हम अपनी जमीनों को और ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो यहां से करने की जरूरत है कि अंग्रेज इस देश में आए, और अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने मुनाफे के लिए वन विभाग बनाए, और वन विभाग आज की तारीख में इस देश में आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी ने छीनी है तो वन विभाग ने छीनी है। हम सब लोग जानते हैं कि वनाधिकार कानून 2006 जब इस देश में आया था, इस देश के हुक्मरानों ने एक वादा आपसे किया था कि हम आदिवासियों को उनकी जमीनों पर पट्टा देंगे। कहा था ना भाई, सबको कहा था कि हर व्यक्ति को जो है हम पट्टा देंगे अगर वो आवेदन करेगा। इस साल तक का पूरा डेटा इस देश में ऐसा कहता है कि मात्र 24 लाख लोगों को ही जमीनों पर पट्टे दिए गए हैं। और इस देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है पता है? लगभग 13 से 14 करोड़। और पट्टे कितने लोगों को मिले? मात्र 22 से 24 लाख लोगों को। आप अंदाजा लगाइए, बाकी के जो लोग बच गए हैं, लगभग 13 करोड़ से ऊपर लोग, उनका क्या होगा? वन विभाग किसी भी दिन आपके घर के बाहर खड़ा होगा अपना बुलडोजर लेकर के और आपको कहेगा कि नहीं, आपने वन की भूमि है उसका अतिक्रमण किया है, आपको बाहर निकाल के खदेड़ देगा और आपके ऊपर FIR उल्टा करवाएगा। इसलिए जरूरत है कि वन विभाग को खत्म करने की मुहिम हमें यहां से चलानी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि इस वन विभाग को खत्म करो।
वन विभाग को खत्म करो और वनों की जिम्मेदारी आदिवासियों को दो, क्योंकि हम बताएंगे कि जंगलों को बचाया कैसे जाता है, हम बताएंगे कि जमीनों को कैसे बचाया जाता है, हम बताएंगे कि जंगल में रहने वाले जानवरों को कैसे बचाया जाता है। हम सदियों से बचाते आए हैं। एक चीज याद रखिए, इस देश में जहां भी जंगल बचे हैं वो वही इलाके जहां पर आदिवासी रहते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली के भीतर कोई जंगल है? नहीं है। लगभग 6 से 7 करोड़ की आबादी रहती है दिल्ली के भीतर, इतना सा इलाका भी जंगल का नहीं है। तो जंगल किसके पास है? जंगल आदिवासी के पास है। तो वो जंगल अगर उन्हें बचाना है और सरकार चाहती है कि जंगल बचे, तो उन्हें जंगल को वापस आदिवासियों को देना होगा, जो कि सदियों से इस जंगल को बचाते आए। सिर्फ जंगल ही नहीं, उसमें से जितना भी उत्पादन होता है, चाहे पत्तों का, चाहे फल का, चाहे फूल का, चाहे किसी और चीज का, वो सबके अधिकार भी आदिवासियों को मिलने चाहिए। ये बात हमें यहां से कहनी पड़ेगी। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है साथियों। और दूसरी बात, शिक्षा को लेकर के बात हुई। हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में अगर कोई ताकत आपके साथ मिलकर के खड़ी होगी, जब आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शारीरिक ताकत की बात करते हैं, आप तीर कमान से लेकर के गोपन को घुमाने की जब बात करते हैं, कई जगह तीर कमान और गोपन अकेले काम नहीं आते, कई जगह कलम की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास कलम नहीं हुई तो भी काम नहीं चलेगा, अकेले तीर कमान से काम नहीं चलने वाला है। हमें कलम की भी जरूरत है, और कलम की जब जरूरत है तो इस बात को समझना होगा कि वो कलम, कॉपी और वो किताब स्कूल में जाने से मिलेगी। हमें उसमें भी जाना है। कुछ लोग इस देश में लगातार आपको कहते हैं कि स्कूल की तरफ मत जाइए, धर्म को बचाने के लिए निकल जाइए। उन्हें कह देना कि हमें धर्म की जरूरत नहीं है, हम बहुत पहले से रहते हैं, जब इस देश में धर्म का भी नामो निशान नहीं था, उससे पहले से हम लोग रहते आए हैं। तो हमें अपने जल, जंगल और जमीन के साथ हमारी कलम और कॉपी को बचाने की भी जरूरत है। जो लोग आपके हाथ में तलवार और त्रिशूल देना चाहते हैं, उन्हें कहिए कि अपना तलवार और त्रिशूल अपने लोगों को दीजिए। हमारे पास तो हमारा तीर कमान बहुत है, हमारी कलम बहुत है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो लोग ये घोटाले करते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, यहां जितनी सारी समस्याएं लिखी है, कहां से शुरू हुई? वो लिखने से शुरू हुई। कोई एक ऑफिस में बैठ करके, एसी कमरा में बैठ करके एक कुछ लाइनें लिखता है और उससे आपकी पूरी तकदीर बदल जाती है। कई लोग आपके पक्ष में लिखते हैं, कई लोग आपके विपक्ष में लिखते हैं। जिन लोगों ने पक्ष में लिखा उनकी तस्वीरें यहां पर है, जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब और तमाम लोग। इन्होंने आपके हक में लिखा था और इसीलिए वो हम सबके सामने इन तस्वीरों में मौजूद है। और जिन्होंने हमारे खिलाफ लिखा वो हमें कभी दिखते नहीं है, लेकिन उन्हें पहचानने की जरूरत है और वहां पर हमारे लोगों के होने की जरूरत है। सिर्फ 3rd ग्रेड के टीचर होने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। उसकी जरूरत है, लेकिन उससे भी आगे की भी हमें जरूरत है। हमें आईएएस और आईपीएस भी बनाने होंगे, हमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी बनाने होंगे। आज क्या चल रहा है देश के भीतर, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पिछले 4 साल में इस देश में, देश की जो केंद्र की सरकार है, उसने लगभग हजारों लोगों को बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी फॉर्म भरवाए सीधा आईएएस और आईपीएस से भी ऊपर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। कोई परीक्षा नहीं हुई। आपका बच्चा अगर 12वीं की क्लास भी या 10वीं की क्लास भी पास करना चाहता है ना, तो आपके बच्चे को पढ़ना पड़ता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। उनमें एक भी आदिवासी नहीं है। इसीलिए ये याद रखने की जरूरत है कि वो जो ताकत है ना, बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू को आईपीएस और आईएएस और सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनाने की, वो आती है आपकी राजनीतिक ताकतों से, और वो आएगी सत्ता से, वो विधानसभा और लोकसभा से आएगी। इसलिए जरूरत है कि आप लोकसभा और विधानसभा के भीतर भी अपने लोगों को भेजें, ऐसे लोग जो बोलते हो, ऐसे लोग जो आपके लिए लड़ते हो। गूंगे और बहरों को मत भेजिएगा, क्योंकि गूंगे और बहरे पिछले 75 सालों से बैठे हैं। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो आपके हक में हो।
आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, तो गूंगे बहरों की तो जरूरत ही नहीं है वहां पर। उनको भेजिए जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए बोल सके। इसीलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। एक और संकट जो हमारे सामने इसी आगामी सत्र में, मतलब अगले 1 से 2 महीने में आ रहा है। हम सब लोग बैठे हैं ना, हमारे अपने कस्टम है, टोटम है, धराड़ी है और तमाम देवी देवता हैं। हम अपने और लोगों को पूजते हैं, हमारा एक झंडा है और सारी चीजें हैं। एक और बिल आ रहा है, इस देश की सरकार लेकर के आ रही है अगले 2 महीने के भीतर। मैं आपको चेतावनी देकर के जा रहा हूं। उसका नाम है कॉमन सिविल कोड। और कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं ना कि समान आचार जो है संहिता, समान संहिता, उसका खतरा क्या है? वो कह रहे हैं ना कि एक पार्टी, एक नेता, एक देश, एक भाषा, सब वो जो करने की कोशिश करे उसमें नुकसान हमारा है। अगर उन्होंने कॉमन सिविल कोड लेकर के आए तो यकीन मानिए कि आपके बच्चों के जो हक और अधिकार हैं, महिलाओं के जो हक और अधिकार हैं, और आदिवासी होने के चलते जो हमें हक और हुकूक मिला हुआ है, वो सब छीना जाएगा, वो सारा छीना जाएगा। हमारी जो विवाह की पद्धति है उसमें भी फेरबदल किया जाएगा। हम आजकल शादी कैसे करते हैं, हमारा अपना एक तरीका है, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आया, और जो कि इस चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले पहले आएगा इस देश के भीतर, और उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो इस देश के आदिवासियों को उठाना पड़ेगा साथियों। तो जब चिंतन शिविर में हम लोग यहां चिंतन करने के लिए आए हैं, तो आगामी खतरों को भी पहचानने की जरूरत है और इनसे लड़ने की भी जरूरत है। हम लोग जमीन पर भी लड़ेंगे, जंगल में भी लड़ेंगे और विधानसभा, लोकसभा के भीतर भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, फूल जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब।